नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल का पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे टॉपिक मानव भूगोल का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। मानव भूगोल का विकास हर काल में किस रूप में हुआ, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के तीनों कालों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेंटगेल है, जो कि जर्मनी का रहने वाला है। 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास हुआ है, लेकिन 18वीं शताब्दी से पूर्व भी मानव भूगोल का विकास हुआ, लेकिन वो किस रूप में हुआ, क्या क्या उसमें तत्व शामिल हुए और किन किन भूगोलवेताओं का योगदान रहा। प्राचीन काल यानी प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास सभ्यताओं के विकास के साथ शुरू होता है। सभ्यताओं के विकास के साथ शुरू होता है, जैसे चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इन सब सभ्यताओं का जिस प्रकार विकास हुआ, उन्हीं के किनारे या उन्हीं के साथ साथ मानव भूगोल का भी विकास हुआ। अर्थात प्राचीन काल में मानव किस रूप में रहता था, मानव क्या क्या व्यवसाय करता था और मानव के प्रकृति के साथ क्या संबंध थे, इन सबको समझाने का प्रयास प्राचीन भूगोलवेताओं ने किया। तो प्राचीन काल में एक तो सभ्यताओं के विकास के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। दूसरा, अरस्तु विद्वान थे। इन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत ये कहा कि ठंडे प्रदेशों के लोग, ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर होते हैं। ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग, गर्म प्रदेशों के लोग सुस्त होते हैं। अरस्तु ने अपने अध्ययन में कहा कि ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग सुस्त होते हैं। अरस्तु के बाद में दूसरे वैज्ञानिक हुए, वो थे थेल्स व अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर ये 2 विद्वान थे। इन्होंने प्राचीन काल के अंतर्गत जलवायु का व वनस्पति का अध्ययन किया। जलवायु व वनस्पति का अध्ययन किया कि जलवायु क्या है, वनस्पति किस प्रकार मानव को प्रभावित करती है। हेरोडोटस जो कि एक इतिहासकार भी है और भूगोलवेता है। हेरोडोटस ने प्राचीन काल में मानव की घुमक्कड़ जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। तो प्राचीन काल में ज्ञान सीमित था, एक दूसरे से संपर्क कम थे, अतः मानव भूगोल का प्राचीन काल में विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ वो सीमित मात्रा में विकास हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में लोगों का ज्ञान बढ़ा, औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ा। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि कुछ देशों पर एक बड़े देश का या शक्तिशाली देश का अधिकार होता है, उसको हम औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत मानते हैं। जैसे भारत पर इंग्लैंड का साम्राज्य रहा, तो भारत इंग्लैंड का औपनिवेश था। तो ज्ञान और औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके बाद कुछ खोज होने लगी, अन्वेषण होने लगे,
यानी नए नए आविष्कार होने लगे तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जल मार्गों द्वारा जाया गया और वहां का ज्ञान इधर आया, इधर का ज्ञान वहां गया। तो ज्ञान और खोजों के माध्यम से मानव भूगोल में विकास हुआ। लेकिन जो मध्यकाल है इसमें भी ज्यादा विकास नहीं हुआ। मध्यकाल में प्राचीन काल के बजाय ज्यादा विकास हुआ, लेकिन वो विकास हुआ प्रादेशिक इकाई, यानी एक प्रदेश के भूगोल पे ज्यादा जोर दिया गया। किसी भी प्रदेश के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया, संपूर्ण प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया। अतः प्राचीन काल में कम विकास हुआ, मध्यकाल में इसके बजाय थोड़ा ज्यादा विकास हुआ। फिर बात करें हम आधुनिक काल की। आधुनिक काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ। आधुनिक काल में कुछ भूगोलवेत्ता है जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में सर्वाधिक योगदान दिया। आधुनिक काल, आधुनिक काल की शुरुआत में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ। अतः हम इसको आधुनिक मानव भूगोल भी कह सकते हैं। आधुनिक मानव भूगोल भी हम इसको कह सकते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। फ्रेडरिक रैटजेल ने आधुनिक मानव भूगोल का विकास किया और इन्होंने मानव और प्रकृति दोनों के बीच संबंध स्थापित करते हुए अपनी एक विचारधारा दी और उस विचारधारा को हम बोलते हैं नियतिवाद, और नियतिवाद को बोलते हैं निश्चयवाद। नियतिवाद, निश्चयवाद या प्रकृतिवाद एक ही बात है, या वातावरणवाद। तो नियतिवाद के जनक फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल ने नियतिवाद के अंतर्गत बताया कि मानव व वातावरण के बीच संबंध क्या है, और उन्होंने कहा कि वातावरण का मानव पर प्रभाव पड़ता है। मानव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है? रैटजेल ने कहा कि मानव वातावरण में जन्म लेता है, अर्थात प्रकृति पर जन्म लेता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो वातावरण से करता है। उसको रहने के लिए जमीन उपलब्ध प्रकृति या वातावरण कराता है। श्वास लेने के लिए वायु उपलब्ध प्रकृति कराती है। खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध प्रकृति कराती है। उसको जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति उपलब्ध कराती है। अर्थात मानव पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, और प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी रैटजेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी। इस एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक में रैटजेल ने कहा कि मानव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और इस वातावरण के प्रभाव के कारण ही मानव जीवित रहता है। इस नियतिवाद का समर्थन रैटजेल की शिष्या एलन सैम्पल जो कि अमेरिका की रहने वाली है, इन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया और इन्होंने कहा
मनुष्य भूतल की उपज है। मनुष्य भूतल की उपज है। भूतल अर्थात प्रकृति, वातावरण, इन सब पर मनुष्य जन्म लेता है, उपज है, अर्थात प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य पर भूतल, प्रकृति या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने यहां तक कहा कि मनुष्य मोम का पुतला है। मनुष्य मोम का पुतला है, अर्थात जिस प्रकार मोम पर तापमान गिरता है, पिघल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वो उसको स्वीकार भी करता है। तो नियतिवाद के अंतर्गत दो भूगोल लेता है, रेड जेल, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी है, और रेड जेल का समर्थन उनकी शिष्या एलन सैनफुल, जो कि अमेरिका की रहने वाली है, इन्होंने इनका समर्थन किया है। इस विचारधारा के अंतर्गत दूसरी विचारधारा आती है और उसका नाम है संभववाद। आधुनिक काल में नियतिवाद के बाद दूसरी विचारधारा आती है और उसका नाम है संभववाद। संभववाद के जनक पाल विडाल डी लाप्लास, लाप्लास संभववाद के जनक है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। पहला जो सिद्धांत हमने पढ़ा नियतिवाद, उसमें मानव प्लस प्रकृति में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया, मानव को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। अर्थात मानव प्रकृति का दास है और प्रकृति मानव की स्वामी है। लेकिन संभववाद के अंतर्गत ब्लास ने कहा कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव प्रकृति का दास नहीं है, वह उसका स्वामी है, वह उसका स्वामी है। अर्थात मानव प्रकृति पर सर्वश्रेष्ठ है और प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। प्रकृति केवल और केवल, प्रकृति केवल संभावनाएं, प्रकृति केवल संभावनाएं उपलब्ध करवाती है, संभावनाएं उपलब्ध करवाती है। मानव उनका चयन करने में स्वतंत्र है। प्रकृति केवल संभावनाएं उपलब्ध करवाती है, मानव उनका चयन करने में स्वतंत्र है। अर्थात प्रकृति मानव के सामने समस्याएं उत्पन्न कर देती है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान मानव निकाल लेता है। कैसे? जैसे मानव ने, प्रकृति ने मानव को तापमान उपलब्ध करवाया, लेकिन मानव ने एसी का आविष्कार करके ठंड प्राप्त कर ली। प्रकृति ने मानव के सामने बड़े बड़े पहाड़ उपलब्ध करवा दिए, समस्याएं उत्पन्न कर दी, लेकिन मानव ने उनको चीरकर सुरंग बना डाली। प्रकृति ने बरसात उपलब्ध करवाई, सूखा उपलब्ध करवाया, अकाल उपलब्ध करवाया, लेकिन मानव ने सूखे को नहर के माध्यम से उसका विकास कर लिया। प्रकृति विभिन्न प्रकार की समस्याएं मानव को सामने रखती है, लेकिन मानव उन समस्याओं का समाधान अपने ज्ञान और तकनीक से कर लेता है। इस कारण मानव प्रकृति का दास न होकर प्रकृति का स्वामी है, यानी प्रकृति का विकास करता है मानव, न कि प्रकृति मानव का विकास करती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, ब्लास महोदय के अनुसार, मानव सर्वश्रेष्ठ है। नीतिवाद के अंतर्गत प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, संभववाद के अंतर्गत मानव सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कुछ समय पश्चात तीसरा सिद्धांत और आता है आधुनिक काल के अंतर्गत, और तीसरा सिद्धांत
जिसका नाम है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, जिसे हम रुको और जाओ, रुको और जाओ के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में गो एंड स्टॉप, गो एंड स्टॉप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नवनियतिवाद के जनक ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि न तो प्रकृति, न तो प्रकृति, न ही मानव सर्वश्रेष्ठ है, न ही मानव सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात न तो प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और न ही मानव सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या सर्वश्रेष्ठ है? दोनों का मिला जुला रूप, दोनों का मिला जुला रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात प्रकृति के बिना, प्रकृति के बिना मानव अधूरा है और मानव के बिना प्रकृति अधूरी है। यानी प्रकृति के बिना मानव अधूरा है और मानव के बिना प्रकृति अधूरी है। यानी न तो प्रकृति बड़ी है न मानव बड़ा है, दोनों का मिला जुला रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस सिद्धांत को हम रुको और जाओ इसलिए कहते हैं कि प्रकृति का मानव अधिक दोहन न करे, यानी प्रकृति को समस्याएं उपलब्ध कराती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। यानी प्रकृति कहती है कि रुको और थोड़ी देर बाद जाओ, यानी प्रकृति का दोहन भी न करे, प्रकृति के साथ चले। यानी न तो मानव सर्वश्रेष्ठ है न प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, दोनों का मिला जुला रूप ही सर्वश्रेष्ठ।